Hello students, so today we are going to start with the new chapter in our JIGL subject which is chapter number 9 Specific Relief Act. ठीक है, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसका ईयर दिख रहा होगा कौन सा 1963, लेकिन बाद में ब्रैकेट में भी कुछ लिखा होगा इंक्लूडिंग स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट 2018, क्योंकि 2018 में इसमें मेजर अमेंडमेंट्स आए थे और अच्छे खासे अमेंडमेंट्स थे। तो ये जो आप लोगों को नोट्स एंड ऑल मिले हुए हैं उसमें वो अमेंडमेंट्स के साथ ही है। ठीक है, चलिए अब जब हम लॉ पढ़ते हैं ना तो लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आपको बेस क्लियर हो गया ना फिर उसकी जो प्रोविजंस है नो डाउट टेक्निकल है, और वैसे भी आपको पता ही होगा या पता चल जाएगा पढ़ते हुए कि जेआईजीएल जो सब्जेक्ट है वो नंबर ऑफ पेजेस में कंपैरेटिवली थोड़ा कम रहता है दूसरे सब्जेक्ट के कंपैरिजन में, लेकिन उसमें टेक्निकल पार्ट बहुत होता है। तो आपको इसमें थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस एंड ऑल जो है वो भी आपको करनी रहेगी। डेली के डेली जो हम टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे तो ट्राई करो कि जितने टॉपिक्स पढ़े उसको लर्निंग का तो सेम डे रखो, लेकिन उसमें से एक एक टॉपिक राइटिंग प्रैक्टिस का भी रखो ताकि आप लोगों को लॉ को लिखने की थोड़ी हैबिट भी बनती जाएगी। ठीक है, चलिए कमिंग बैक टू द चैप्टर का नाम है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 2018। अब इसके लिए जो है ना मैं आप लोगों को पहले ना एक एग्जांपल देता हूं, आप लोगों को जो लगे वो आप लोगों को आंसर देना। ठीक है, जैसे कि एक अज्यूम करते हैं, एक सिचुएशन अज्यूम करते हैं कि आप लोग है ना दादाजी जो है, दादा या परदादा बोलो आप लोग जो भी अज्यूम करना हो, कि आपको है ना दादाजी की है ना एक मतलब हवेली थी। ठीक है, एक हवेली थी, गांव में बड़ी हवेली थी, और आपके दादाजी ऐसा है आप अपने दादाजी से बहुत बहुत ज्यादा अटैच थे। ठीक है, मतलब इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे, और दादाजी चल बसे, दादाजी क्या हो गया चल बसे। ठीक है, तो आपके लिए ऐसा है कि वो जो हवेली जो है ना वो दादाजी ने अपने हाथों से बनाई है और वो दादाजी की आखिरी निशानी है, वो दादाजी की क्या है आखिरी निशानी है। ठीक है, तो फिर क्या होता है आप जब है ना वो देखते हैं हवेली की देखभाल वगैरह करने जाते हैं या फिर आप वहां पे रहने जाते हैं तो आपको पता चलता है गांव में कोई है, कुछ लोग हैं जिन्होंने वो हवेली पे कब्जा कर दिया है। ठीक है, आप जब उनके पास से मांगते हैं तो बोलते हैं भाई हम नहीं देने वाले हैं, ये हवेली तो हमारी है, और आप बोलते हैं ऐसे कैसे तुम्हारी है, ये हवेली तो हमारी है। तो मे भी उनके पास भी कुछ लिखा हुआ होगा या जब दादाजी ने उनको कुछ लिख के दिया होगा, जो भी है, तो उनके पास भी कुछ ऐसे सबूत हैं जिससे वो ये प्रूव करेंगे हवेली उनकी है। गलत तरीके से हो सकता है, और आपका तो खैर दादाजी की है तो आपको प्रूव करने की, या फिर आपके पास भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे जिससे आप प्रूव कर सकते हैं हवेली आपकी है। तो पहले प्यार मोहब्बत से आपने बात की और वो लोग नहीं मान रहे, हवेली है ना खाली करने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो फिर आप किसकी मदद लेंगे, कोर्ट की, कानून की मदद लेंगे, कोर्ट की मदद लेंगे। अब कोर्ट में आपको बताइए भारत का जुडिशियल सिस्टम कितना आराम से चलता है, तो आप लोगों ने कोर्ट की मदद ली, ठीक है, फिर कोर्ट में क्या हो रहा है, जब कोर्ट सबूत मांग रहे हैं उनके पास भी आपके पास भी है, और कोर्ट बोलता है भाई बैठ के सुलटारा करो ना, लेकिन कोई सेटलमेंट के लिए तैयार नहीं, तो सामने वाले है ना, सामने वाली जो पार्टी थी उसने कोर्ट को बोला मेरी तरफ से एक ऑफर है, मैं ये हवेली की जो वैल्यू है ना उससे भी प्लस में, जो हवेली की वैल्यू वो प्लस सामने वाले को, मतलब यानी कि आपको 5 करोड़ रुपए देने को तैयार हूं। कितने? 5 करोड़ रुपए देने को तैयार हूं, उसको बोलो हवेली छोड़ दे। बताओ क्या आप लोग हवेली छोड़ देंगे क्या? 5 करोड़ मिल रहे हैं, नहीं, क्यों? दादाजी के साथ इमोशनल कनेक्ट। ठीक है, सामने वाले ने बोला 10 करोड़ दूंगा, सामने वाले ने क्या बोला 10 करोड़ दूंगा, क्या आप हवेली छोड़ देंगे? नहीं। आप कोर्ट में जो है ना, मतलब पॉइंट समझो, मैं यहां पे क्या बताना चाहता हूं, हर चीज का सॉल्यूशन पैसा नहीं होता, हर चीज का सॉल्यूशन क्या नहीं होता, पैसा नहीं होता। आप कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट को बोलेंगे भाई उसको बोलो सामने वाले को 5 दे रहा है ना, मैं उसको 10 दूंगा, वो हवेली छोड़ दे। ठीक है, क्योंकि मेरे लिए जो है ना ये सिर्फ हवेली नहीं है, पैसों के लिए नहीं है। पैसों का मामला होता तो हम देख लेते हैं भाई इधर उधर पैसे वैसे लेके, ये है ना यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे हवेली ही चाहिए। तो बहुत बार है ना कुछ कोर्ट में ऐसे मामले आते हैं जहां पे लोग जो अब है इस चैप्टर के में एक नारा बना रहा हूं, वो आप नारा ध्यान में रखिएगा, जहां पे आप कोर्ट को बोलेंगे पैसों से पेट नहीं भरता, परफॉर्मेंस से भरता है। क्या बोलेंगे आप लोग? पैसों से पेट नहीं भरता, परफॉर्मेंस से भरता है। कि भाई हर चीज का जो सॉल्यूशन होता है ना, हर चीज का सॉल्यूशन पैसा नहीं होता है। जैसे ही इस एग्जांपल में मानना पड़ेगा आप लोग दादाजी के लिए 10 करोड़ तक छोड़ने को तैयार हो गए, अच्छी बात है। पर एक बार मन में लालच नहीं है यार, दादाजी जो चले गए अपना तो भला कर, है ना। तो आप लोग दादाजी से इतने कनेक्टेड हैं, सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही कनेक्टेड रहिएगा। तो आप है ना कोर्ट में जो है ना, तो कोर्ट में जाके बोलेंगे पैसों से पेट नहीं भरता, परफॉर्मेंस से भरता है। गेटिंग माय पॉइंट? श्योर। तो अगर आपको ऐसा है कि भाई हर चीज का सॉल्यूशन पैसा नहीं होता, आपको परफॉर्मेंस ही चाहिए, तो उसके लिए एक एक्ट बना हुआ है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963।
जिसमें जो है आप लोग क्या बोलते हैं, मुझे रिलीफ चाहिए लेकिन नॉट बाय वे ऑफ मनी, बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस। उसको बोलो कि परफॉर्म करें। आपकी शादी में रणवीर सिंह आने वाला था, आपकी शादी में रणवीर सिंह आने वाला है शादी के संगीत में, ठीक है। आपने बोला रणवीर सिंह अगर नहीं आता है शादी नहीं करूंगी, शादी नहीं करूंगी। एंड मोमेंट पे जो है ना रणवीर सिंह का ऐसा यार नहीं यार आने का मन नहीं है ये वो, आपने केस कर दिया तो कोर्ट बोलिए भाई पैसे ले लो ना, परफॉर्मेंस नहीं देना उसको दो, ठीक है। आपने नहीं, पैसों से पेट नहीं भरता, उसको बोलो आके परफॉर्म करें। अब इसमें भी कोर्ट बोलेगी नहीं बोलेगी, उसके आगे और प्रोविजन आते जाएंगे। बेसिक पता चला आप लोगों को कि हर चीज का सॉल्यूशन पैसा नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी भी होती है जहां पे आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, परफॉर्मेंस। तो उसके लिए ना जो है वो कौन सा एक्ट बना हुआ है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। पहले बच्चों क्लियर हुआ? श्योर, पक्की बात? रीड करके देखिए एक बार, ठीक है। चलिए देखिए क्या लिखा है। The law relating to specific relief in India is provided in the Specific Relief Act of year 1963 and in addition recently क्या बहुत साल हो गया, the Specific Relief Amendment Act 2018 was passed by both the House of Parliament and received the presidential assent on 1st August 2018। और वो अमेंडमेंट जो है वो कब से एनफोर्स हुआ बच्चों, 1 अक्टूबर 2018। ये आपके नॉलेज के लिए ज्यादा इंट्रोडक्शन के बेस आप लोगों का क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। गेटिंग माय पॉइंट? ये कोई आपके एमसीक्यू एमसीक्यू नहीं आएंगे कि बताओ कब से एनफोर्स हुआ, कब आया था एंड ऑल, ठीक है। चलिए, and this act was enacted to define and amend the law related to certain kinds of specific relief। और यहाँ पे क्या रिलीफ का मतलब क्या होता है, रिलीफ मीन द रेमेडी ग्रांटेड फॉर सम रॉन्ग और इंजरी। मतलब आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या आपको इंजरी हो रही है तो आप है ना जाते हैं जुडिशियल सिस्टम में और आप मांगते हैं क्या, इंसाफ मांगते हैं, हमें कुछ रिलीफ चाहिए। यहां तक कोई डाउट है किसी को? पक्की बात? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है। अब देखो आपको एक डायग्राम दिया हुआ है जहां पे होता है अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट में ब्रिज भी तो हो ही सकता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने पढ़ा होगा और डोंट वरी भूल भी गए हो ना तो दोबारा यहाँ पे वापस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है आप लोगों के सिलेबस में, ठीक है। तो अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एक होता है डैमेजेस चाहिए। तो अगर आपको डैमेजेस क्लेम करनी है तो आप कहां पे केस फाइल करेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर आपको क्या चाहिए, परफॉर्मेंस, क्योंकि हमारा पैसों से पेट नहीं भरता, परफॉर्मेंस से भरता है, तो आप कहां पे जाएंगे बच्चों, स्पेसिफिक रिलीफ। क्लियर हो बच्चों? तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं दो टाइप की रेमेडीज हो गई। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेमेडीज। पहला, रेमेडी बाय व्हिच द अग्रीड पार्टी ऑब्टेन द सेम थिंग टू व्हिच ही इज एंटाइटल्ड। मतलब जो उसको हवेली के बदले में हवेली। क्लियर हुआ? और सेकेंडली, रेमेडी बाय व्हिच द अग्रीड पार्टी डज नॉट ऑब्टेन द वेरी थिंग यानी कि सेम थिंग टू व्हिच ही इज एंटाइटल्ड बट कंपेंसेशन फॉर द लॉस। मतलब हवेली नहीं दिलवा सक रहे हैं तो बदले में कुछ और दे दिया। रणवीर सिंह आके परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है तो बदले में कुछ मुआवजा दे दिया। तो मुझे बताओ बच्चों, ये 1 और 2 दो टाइप की रेमेडी दी है, उसमें बताओ कौन सी स्पेसिफिक रिलीफ है, फर्स्ट या सेकंड? कोई डाउट बच्चों? वही लिखा है नीचे, द फर्स्ट रेमेडी इज द स्पेसिफिक रिलीफ व्हाइल द सेकंड रेमेडी इज द कंपेंसेटरी रिलीफ। आपको कंपेंसेट किया जा रहा है। अरे बोलो हाँ। Thus, specific relief is a relief in specific which aims at the exact fulfillment of an obligation. It is also known as equitable relief. ठीक है? तो एक बार इंट्रोडक्शन पढ़ के जो है ना आपको का एक बेस क्लियर हो जाएगा। पढ़ते हुए ध्यान में रहेगा ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है? क्या सर ये पूरा लर्निंग करना है? जी नहीं, एक बार है ना सिर्फ रीड आउट कर लीजिएगा, मतलब लर्निंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे इसमें बहुत अच्छे प्रोविजंस हैं जिसमें से आप लोगों के क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन वही है, इंट्रोडक्शन ही नहीं पढ़ोगे तो आगे पता क्या चलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? श्योर? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? अब आता स्कोप ऑफ द एक्ट, यानी कि ये एक्ट में क्या क्या चीजें आने वाली है। तो आपको कुछ सेक्शंस दिख रहे होंगे, ये सब चीजें दिख रही है। तो ये भी जो है ना इस चैप्टर में क्या क्या आने वाला है वो बताया गया है। ठीक है? मोस्टली ये प्रोविजंस है जो हम लोग नेक्स्ट बैच में स्टार्ट करेंगे। आज एकदम शॉर्ट इंट्रो जैसा रखेंगे हम लोग इसको। ठीक है? चलिए, स्कोप ऑफ द एक्ट। पहला, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज 1963 इज नॉट एग्जॉस्टिव। अब व्हाट इज एग्जॉस्टिव? मतलब एग्जॉस्टिव मतलब सब कुछ इसी में आ जाएगा, कैसे है क्या? नहीं ना, वही लिखा है, इट डज नॉट कंसोलिडेट द होल लॉ ऑन द सब्जेक्ट। यानी कि सिर्फ इसमें नहीं और भी दूसरे बहुत सारे एक्ट वगैरह हो सकते हैं। तो दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव। ठीक है? यानी कि सब कुछ इसमें जो लिखा है वही आएगा, बाकी कहीं पे कुछ नहीं देखना है, ऐसा नहीं है ये एक्ट। ठीक है? There are other kinds of specific remedy provided for by other enactment। other enactment जैसे ये दूसरे भी एक्ट बने हुए हैं, जैसे हमारा था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वो भी आपके सिलेबस में है, टोपा जिसको हम प्यार से बोलते हैं। ठीक है?
जिसमें मोर्गेजर और मोर्गेजी, ये भी हम लोग जैसे जैसे देखो आगे बढ़ते जाएंगे ना, बहुत सारे है ना चैप्टर पढ़ते हुए दूसरे चैप्टर की भी टर्म्स आएंगे, तो वहां पे हम डिटेल में देखेंगे। बाकी बेसिक मीनिंग पता है मोर्गेजर मोर्गेजी? जो मोर्गेज पे देता है ना, मतलब अगर आप कहीं से पैसा लेके आ रहे हैं और बदले में कौन सी प्रॉपर्टी सिक्योरिटी पे दे रहे हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको बोलते हैं। अगर आप कहीं से पैसा लेके आए और बदले में कौन सी प्रॉपर्टी सिक्योरिटी पे दे दी? इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप सिक्योरिटी पे दे रहे हैं ना, तो उसको क्या बोला जाता है? मोर्गेज। क्या बोला जाता है बच्चों? मोर्गेज। टोपा में इस पे पूरी शॉर्ट नोट आएगी और कंपनी लॉ में भी आएगी, ठीक है। जो मोर्गेज पे देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मोर्गेजर। और जिसे दिया उसे मोर्गेजी, ठीक है। तो वहां पे जो अगर मोर्गेजर मोर्गेजी के पास क्या राइट्स है, तो उसके लिए स्पेसिफिकली में कुछ नहीं लिखा हुआ है, उसके लिए आपको कहां पे जाना पड़ेगा? टोपा में। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, ठीक है। और वैसे अगर दो पार्टनर्स के बीच प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कौन सा एक्ट है? पार्टनरशिप एक्ट। तो मतलब इन शॉर्ट इट इज स्पेसिफिक लीव एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, यानी कि हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसने नहीं ले रखी। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? हम आगे बढ़े। अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट रेमेडीज हैव बीन डिवाइडेड एज स्पेसिफिक रिलीफ एंड प्रिवेंटिव रिलीफ। अब ये प्रिवेंटिव रिलीफ लास्ट के 2-3 पेज है ना दिए हुए हैं, वो प्रिवेंटिव रिलीफ के बारे में। बाकी जो मेजॉरिटी चैप्टर है 80% चैप्टर वो किसके बारे में? स्पेसिफिक रिलीफ। और कौन कौन से सेक्शन कैसे कैसे आते जाएंगे उसका हिसाब किताब यहां पे दिया हुआ है। क्लियर हो रहा है बच्चों? श्योर? बढ़े आगे। अभी तक जो पढ़ा उसमें से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन एक बेस के क्या आने वाला है। मेन आपका जो स्टार्ट होगा ना, वो नेक्स्ट पेज से जो सेक्शन स्टार्ट होंगे वो मेन पार्ट आएगा, ठीक है। जिसमें आज मैं आपको सिर्फ एक सेक्शन बताऊंगा, सेक्शन 5, ताकि आपको पता चले क्या आने वाला है और ये चैप्टर एक्चुअल में कितना इंटरेस्टिंग है। देखिए एक बार हम लोग आगे बढ़े। आगे देखिए, प्रिंसिपल्स अपॉन विच स्पेसिफिक रिलीफ ग्रांटेड, ठीक है। यानी कि ये जो एक्ट बना हुआ है ना, वो कौन से प्रिंसिपल्स के बेस पे बना हुआ है? जो एक्ट बना हुआ है वो कौन से प्रिंसिपल्स के बेस पे बना हुआ है? तो फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल अपॉन विच रेमेडी ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ इज ग्रांटेड, ठीक है। पहला पॉइंट बताओ, मुझे पढ़ाने की जरूरत है क्या? सब लोग एक बार देख के एक सुर में बोलेंगे जोर से, क्या लिखा हुआ है? पता चल रहा है? वही के सामने वाला बोले डैमेजेस ले लो ना, पैसा लेके बात खत्म करो। पैसों से पेट नहीं बढ़ता, परफॉर्मेंस से बढ़ता है, ठीक है। वेयर डैमेजेस इन मनी आर नॉट एन एडवोकेट रेमेडी, पैसा मुझे एडवोकेट नहीं लग रहा है, इनफ नहीं लग रहा है, ठीक है। द कोर्ट ग्रांट द रेमेडी ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। तो ले भाई परफॉर्मेंस ले। कोई कंफ्यूजन किसी को? अच्छा, सेकंड पॉइंट है ना, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। क्या है बच्चों? डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। अब इस पे अमेंडमेंट आया है। पहले ऐसा था कि आप कोर्ट के पास जाओ और आप स्पेसिफिक रिलीफ मांगो, मतलब रिलीफ मतलब परफॉर्मेंस मांगो, ठीक है। कोर्ट के डिस्क्रिप्शन में था देना या नहीं देना, मतलब कोर्ट ने बोला नहीं मिलेगा तो जाओ। अमेंडमेंट आया, अब उन्होंने चेंज कर दिया है, जहां पे कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे नहीं है, मतलब डिस्क्रिप्शन मतलब कोर्ट नहीं डिसाइड करेगा देना या नहीं देना, ऑब्लिगेटरी मतलब अगर पार्टी मांग रही है तो कोर्ट को देना ही पड़ेगा, अगर वो लॉफुल है तो, ऑफ कोर्स है, मतलब पॉसिबल है और लॉफुल है तो। वरना तो क्या हो गया, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, कोर्ट के पास गए, भाई मर्डरर को जो है वो सजा दिलवा देंगे और है ना वो मुआवजा दिला, तुम्हें थोड़ा बहुत पैसे दिला देंगे। ऐसे कैसे? भाई था मेरा इकलौता भाई, लेके आओ वापस, स्पेसिफिक चलेगा क्या? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और वो इसलिए भी पॉसिबल नहीं है कि तीसरे पॉइंट हम पढ़ेंगे तब आप लोग पता चलेगा क्यों, ठीक है। तो पॉइंट समझो बच्चों, पहले क्या था डिस्क्रिशन, यानी कोर्ट ने ना बोले तो बात खत्म। अब क्या कोर्ट उल्टा चेंज हो गया है, अब ऑब्लिगेटरी है। ऑब्लिगेटरी मतलब कोर्ट को पहले देने की ट्राई करनी है अगर पार्टी मांग रही है तो। दोनों में फर्क है। वापस 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 एकदम आराम से। डिस्क्रिशन नहीं मतलब क्या हो गया? कोर्ट विल डिसाइड। डिस्क्रिशन नहीं मतलब क्या हो गया बच्चों? कोर्ट विल डिसाइड, देना है नहीं देना है। ऑब्लिगेटरी मतलब कोर्ट, अब क्या देखो, पहले क्या सोचती, देना है नहीं देना, वैसा नेगेटिव था। अब क्या बोलते, अगर पार्टी मांग रही है तो कोर्ट को पहले देने की ट्राई करनी है। ये फर्क है, पता चल रहा है बच्चों? तो देखो वही लिखा है बच्चों, बिफोर द स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट इट वाज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट वेदर स्पेसिफिक रिलीफ विल बी ग्रांटेड और नॉट ऑन एप्लीकेशन, बट बाय द अग्रीड पार्टी वो कंटिन्यू है, but under the amendment act it will be obligatory and not discretionary for the court to grant the specific relief, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया बच्चों? पहला पॉइंट कब मिलेगा? when damage is money is not an aggregate remedy। दूसरा पॉइंट बच्चों कब? at the discretion of the court। लेकिन ये पहले था, अभी क्या हो गया? कोर्ट का ऑब्लिगेटरी, यानी कि अगर पार्टी मांग रही है तो पहले कोर्ट को देने की ट्राई करनी है, नहीं देने की ट्राई करनी है, ट्राई करनी है।
सब लोग मेरे साथ हो, बढ़े आगे। चलिए तीसरा पॉइंट, स्पेसिफिक रिलीफ ग्रांटेड ओनली फॉर एनफोर्सिंग द इंडिविजुअल एंड सिविल राइट एंड नॉट फॉर एनफोर्सिंग द पेनल लॉज। मतलब आपको जो इसमें रिलीफ मिलेगा ना वो सिर्फ कौन से मामले में मिलेगा, सिविल मामले में मिलेगा। दो होता है ना, एक होता है सिविल और एक होता है क्रिमिनल मामले, जो आईपीसी में हुआ करते हैं। अब तो नाम चेंज हो गया ना, आईपीसी और क्रिमिनल इन ऑल का। तो यहाँ पे अगर आप अपने सिविल राइट्स के लिए जा रहे हो, जैसे दादाजी की हवेली, वो परफॉर्मेंस करने वाला परफॉर्मेंस करने नहीं आया, तो इस टाइप के मामले जो है ना वो आप सिर्फ एनफोर्स करवाने के लिए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई मर गया, आप मरे हुए को वापस लेके आओ, तो ये सब मामले जा सकते हैं क्या? द आंसर इज नो। क्लियर हो रहा है बच्चों? देखिए, specific relief can be granted only for the purpose of enforcing the individual civil rights. Thus, enforcement of penal law is not possible except when enforcement of penal law is merely incidental to the grant of specific relief. Point समझाता हूँ क्या लिखा हुआ है। जनरल रूल क्या है? सिविल में मिलेगा, क्रिमिनल में? सिविल में मिलेगा, ठीक है। लेकिन सिविल वाला हक लेते हुए थोड़ा बहुत अगर पेनल लॉज भी अगर उसके साथ साथ आ रहा है कॉम्प्लीमेंट करते हुए या उसके साथ साथ, तो चल जाएगा। एग्जांपल भी दिया है, डोंट वरी, उससे आप लोगों का और क्लियर होगा। देखो क्या लिखा है, ए थ्रेटन्स बी, मतलब ए ने धमकाया बी को, टू पब्लिश ए लाइबल अगेंस्ट हिम। सर ये तो कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा है एग्जांपल से। लाइबल मतलब, ठीक है, मतलब मैं तेरे बारे में इसको भी उल्टा सीधा लिख दूंगा, डिफेमेशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। किसी की इज्जत उछालना, किसके बारे में उल्टा सुल्टा बोलना, ठीक है। धमकी नहीं दे दो, देख तू ना बोल, फिर तेरा वीडियो देख सबको दिखा दूंगा, ठीक है। ए थ्रेटन्स बी टू पब्लिश ए लाइबल अगेंस्ट हिम। अच्छा, बी गया कोर्ट से इंजंक्शन ऑर्डर लेके आ गया। क्या लेके आ गया? इंजंक्शन। इंजंक्शन यानी कि स्टे ऑर्डर लेके आ गया। तो स्टे ऑर्डर वाला मामला होता है इस ये वाला, ये भी स्पेसिफिक रिलीफ में आता है, ठीक है। बी ऑब्टेन्स द इंजंक्शन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अगेंस्ट द ए टू प्रोटेक्ट हिज ओन राइट, ठीक है। लेकिन तो देखो, इंजंक्शन मांगना वो स्पेसिफिक रिलीफ में आ गया, लेकिन किसके लिए लेके आ गया? लाइबल। अब जो ये क्रिमिनल कोड होते हैं ना, क्रिमिनल वगैरह जो लॉ बने हुए हैं, उसमें लाइबल वाला मामला भी इन्होंने क्राइम में ही काउंट किया हुआ है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, however in the course of protecting the bees rights penal law has also been accidentally been enforced because as per IPC libel is also a crime, ठीक है। तो देखो आपको वो लिखना नहीं है एग्जांपल, लेकिन एक समझने के लिए वापस कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेस पे आपको स्पेसिफिक रिलीफ मिलेगा? पहला, टेमेनिटी मनी इज नॉट एन एग्रीगेटेबल। दूसरा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट जो पहले था अब क्या हो गया है? ऑब्लिगेटरी। और तीसरा, only for enforcing the individual and civil right and not for penal law। पता चल रहा बच्चों? श्योर, पक्की बात। अब आए हुए एक अगर प्रोविजन नहीं पढ़ा तो आपने क्या पढ़ा? मतलब आपको एक्चुअल में इंटरेस्ट आना चाहिए कि भाई स्पेसिफिक रिलीफ पढ़ रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत में भी लगा होगा भाई चैप्टर इजी एंड ऑल। तो मेन अब पॉइंट आने वाले हैं आप लोगों के सेक्शन 5 ऑनवर्ड्स। तो आइए एक सिर्फ सेक्शन पढ़ूंगा, सेक्शन 5, लेकिन मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, चलिए अब आप लोग देखिए, अब इसमें पहला पॉइंट आता है रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब रिकवर क्यों करना पड़ रहा है? तो हमारे पास पोजीशन है या चली गई? चली गई, तभी तो रिकवर करेंगे। अब प्रॉपर्टी कितने तरीके की होती है? दो। कौन सी? मूवेबल एंड इमूवेबल। तो देखो पहले वही लिखा है, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट लेस डाउन द लॉ इन दिस रिगार्ड अंडर द फॉलोइंग टू हेड्स। पहला पॉइंट, रिकवरी ऑफ एंड रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसमें सेक्शन 5 और सेक्शन 6 वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड है, और सेक्शन 7 और सेक्शन 8, ठीक है। जिसमें आज हम कितने पढ़ने वाले हैं? एक, सेक्शन 5, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां से, जो भी चैप्टर का पार्ट है। चलिए वापस हम हेडिंग क्या था हमारा? रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी कितने तरीके की होती है? दो। कौन से? मूवेबल एंड इमूवेबल, ठीक है। तो इमूवेबल के लिए कौन से सेक्शन है? 5 एंड 6, ठीक है। अब कब 5 एप्लीकेबल होगा, कब 6 एप्लीकेबल होगा, आइए देखते हैं, ठीक है। चलिए, रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मिला, तो उसमें दो है। आप लोग या तो रिकवर करें ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ टाइटल, या फिर आप रिकवर करें ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ पोजीशन। टाइटल यानी कि ओनरशिप। टाइटल यानी कि क्या होता है बच्चों? ओनरशिप, ठीक है। पॉइंट समझते हैं, एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आपने ना अपनी एक प्रॉपर्टी थी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो किसी को आपने रेंट पे दे दी, ठीक है। आपने अपनी ये प्रॉपर्टी थी, वो किसी को क्या कर दी बच्चों? रेंट पे दे दी। यहां तक क्लियर हुआ? फिर क्या हो गया?
आप इसके क्या, आप इसके ओनर हो लेकिन पोजीशन उसके पास है, ठीक है। टाइम लिमिट खत्म हो गया, आपने बोला भाई प्रॉपर्टी खाली कर, उसे नहीं करूंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, ठीक है। तो आप रिकवर करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, रिकवर करने के लिए जा रहे हैं। कौन से बेस पे? ऑन द बेस, आप इसके ओनर है इसलिए या आपको पोजीशन से निकाल दिया गया था इसलिए? ओनर है इसलिए। तो सेक्शन 5 विल एप्लीकेबल या सेक्शन 6? कि आप कोर्ट पे जा रहे हो, कोर्ट को बोले भाई मैं इसका ओनर हूं और मुझे मेरी प्रॉपर्टी नहीं मिल रही, ठीक है। तो आप सेक्शन 5 में केस फाइल करेंगे, रिकवरी ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ टाइटल। यहां तक क्लियर है? पक्की बात। तो सेक्शन 5, तो इन शॉर्ट सेक्शन 5 में क्या पॉइंट आ गया? तो सेक्शन 5 में जो केस फाइल करा वो किसकी बेस पे फाइल करा है? टाइटल, यानी कि मैं इसका ओनर हूं। जैसे कि आपने रेंट पे ले लिया, अब वो टाइम आ गया लेकिन खाली नहीं कर रहा है, तो आपको कोर्ट की मदद लेनी पड़ेगी, उसको बोलो खाली करे। किसके बेस पे आप मांग रहे हो कोर्ट से? ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ टाइटल। क्लियर? चलिए देखिए, ए पर्सन कैन अप्लाई फॉर इजेक्टमेंट ऑफ अनदर पर्सन। इजेक्टमेंट यानी कि निकल यहां से, खाली कर, ठीक है, फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी टू गेट बैक द पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल और ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। टू गेट बैक द पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल और ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टी कैसे रिकवर कर रहा है? तो उसके लिए जो प्रोसीजर है एज पर द सीपीसी, डोंट वरी पूरा चैप्टर है सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड जिसको हम बोलते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड 1908। अच्छा सर, ये जो हमें केस फाइल करना है हम कभी भी फाइल कर सकते हैं या कोई टाइम लिमिट है? कितना टाइम पीरियड? 12 years। तो देखो, the suit to get back the possession on the basis of title can be filed within 12 years from the date of dispossession, ठीक है। एग्जांपल बाद में पढ़ते हैं। नोट करके क्या पॉइंट दिया बच्चों, यहाँ पे जो केस फाइल कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ही कर सकता है। जब आप अगला सेक्शन 6 पढ़ेंगे ना कल, तब मैं सेक्शन 5 वापस रिवाइज करूंगा, तब आपको सेक्शन 5 में और क्लैरिटी आएगी। वापस सेक्शन देखो, पहले रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कितने तरीके की? कौन से? मूवेबल एंड इमूवेबल, ठीक है। अगर आप लोग फिर उसमें सेक्शन 5 और 6 किसके रिलेटेड है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 5 किसका है? स्ट्रेंथ ऑफ टाइटल, ठीक है। आपने किसको रेंट पे दिया या कोई भी रीजन हो और अब वो खाली नहीं कर रहा है, तो आप कोर्ट में जा रहे हैं, भाई मैं इसका ओनर हूं, मुझे ना मेरी प्रॉपर्टी वापस चाहिए। अच्छा, केस कभी भी फाइल कर सकते हैं, 20 साल बाद, 25 साल बाद, या टाइम लिमिट है? 12 साल के अंदर जब आपके साथ ऐसा हुआ। कौन फाइल करेगा? ओनली द ट्रू ओनर विल फाइल, ठीक है। और कौन प्रोसीजर कौन सा फॉलो किया जाएगा? सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में जो दिया है वो आपका पूरा चैप्टर है, ठीक है। एग्जांपल भी देख लेते हैं। टॉम ओन ए प्रॉपर्टी व्हिच इज इन पोजीशन ऑफ जेरी, ठीक है। टॉम ओन प्रॉपर्टी विच इन पोजीशन ऑफ जेरी। टू गेट बैक द पोजीशन टॉम कैन फाइल ए सूट अगेंस्ट जेरी। कितने टाइम पीरियड के अंदर? ठीक है। तो यहाँ पे टॉम बॉय क्या होगा? ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ, जो केस फाइल करता है उसे क्या बोलते हैं? प्लेंटिफ। और जो सामने वाली पार्टी होती है उसको पता है ना, ठीक है। तो इसी के साथ आज के बैच को हम लोग समाप्त करते हैं। बाकी एक बार जितना भी पढ़ा हुआ है उसके बाद आप रीड कर लीजिए, और पढ़ने के बाद कोई भी डाउट या ऐसा कुछ भी आ जाए ना, आप आराम से पूछिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।